नमस्कार। तो आज हम लोग राजा राम मोहन राय के टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें से जो के.एन. पनिकर की रीडिंग है, के.एन. पनिकर की उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो राजा राम मोहन राय से हम लोग बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हैं कि वो उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है और किस तरह से उन्होंने एक बेस रखा इंडियन सोशल रिफॉर्म का, रिलीजियस रिफॉर्म का। और जो उन्होंने सबसे और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उनका जो रिलीजियस रिफॉर्म था। और ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म है और जो रिलीजियस रिफॉर्म, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो रिलीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। और बिना रिलीजन को रिफॉर्म किए हम सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे वैल्यूज़ जो हमारी फिलॉसफी है, जिससे हम जो सोसाइटी के रूल्स बनते हैं, जो नॉर्म्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस से आते हैं। और वो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होते हैं रिलीजन से। हमारे क्या बिलीव्स हैं, हमारे क्या रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वैसे ही हम अपने सोसाइटी के भी वैल्यूज़ को बनाते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। और वो जैसे कि उनकी ये जो रीडिंग है के.एन. पनिकर की, इसमें ये कहते हैं रेशनलिज्म इन रिलीजन। वो जैसे कि हम लोग पहले विवेकानंद को कवर किए, उनका भी यही कोर आर्गुमेंट था कि सबसे पहले तो हमें एक रैशनल बीइंग बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक रैशनल बीइंग बने हम जो भी कुछ करेंगे वो सब गलत डायरेक्शन में ही जाएगा, वो सब रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हमें रीज़न को समझना पड़ेगा, एज अ रैशनल बीइंग सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। तो उस तरह से राजा राम मोहन राय भी रिलीजन में रीज़न को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस तरीके से बिना रीज़न के रिलीजन का मतलब कोई मतलब नहीं है। बिना अगर हम लोग रीज़न नहीं लाएंगे तो रिलीजन कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और वो किस तरह से अलग अलग सोशल डिसऑर्डर पैदा करेगा। जो रिलीजन का काम है कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना, एक उसे कह सकते हैं हम लोग कि एक मोरल वैल्यू देना सोसाइटी को, वो बिल्कुल उससे अपोजिट काम करने लगता है अगर उसमें रीज़न नहीं होगा तो उसको इस रीडिंग्स में वो पूरी तरीके से बताते हैं। और एक रिलीजन की एक नया डिफिनेशन, एक न्यू डिफिनेशन देने का वो करते हैं कि रिलीजन है क्या और रिलीजन का काम क्या है। क्योंकि जो उस समय की जो हम लोग देखते हैं, जो बंगाल की जो सोसाइटी थी वो कैसी हो गई थी, इवन बंगाल की नहीं बल्कि तमाम मतलब कि लगभग इंडिया की हालत वही थी कि लोग सुपरस्टिशन में जी रहे थे और रिलीजन एक तरीके से एक बैकवर्ड का एक सिंबल हो गया था, बैकवर्डनेस का। तो उसको किस तरह से रिफॉर्म करते हैं राजा राम मोहन राय, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इनको इस रीडिंग को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम लोग इनके थॉट्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो अर्ली थॉट्स, ठीक है, और एक लेटर थॉट्स। तो अर्ली थॉट्स जैसे कि मार्क्स में हम लोग देखते हैं कि यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स, तो उसी तरह से हम राजा राम मोहन राय में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो उनकी अर्ली थॉट्स हैं वो हमको तुहाफत में मिलती है, जो 1803 में इन्होंने लिखी थी जो बुक। और ये इस बुक में ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल की बात करते हैं। 3 प्रिंसिपल ये इनका कोड में रहता है, उसके बाद ये उस पर थॉट्स देते हैं। पहला है उसमें मोनोथिज्म, दूसरा है देइज्म एंड तीसरा है आइडियल वर्शिप, एंटी आइडियल वर्शिप। तो ये जो है मोनोथिज्म पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, उस पर मोनोथिज्म पे कि जो ईश्वर है, जो सुप्रीम बीइंग है, उसको किसी तरह यूनिवर्सलाइज कर सके, वो एक यूनिवर्सल होना चाहिए जो सुप्रीम बीइंग है। उसके बारे में ये बात करते हैं ताकि जो प्रिंसिपल होगी, रिलीजियस प्रिंसिपल, वो एक रहेगा और वो गाइड होगा किससे, वो रीज़न से गाइड होगा। तो आगे ये फिर और कहते हैं कि जितने भी इनका ये मानना है कि जितने भी आस्तिक लोग हैं, जो थीस्ट लोग हैं, उनका जो थॉट्स है, उनके जो बिलीव्स हैं, वो एक ही जगह जा रहे हैं, वो है वो सुप्रीम बीइंग।
वो एक ही सुप्रीम बीइंग है, वहीं से सब कुछ आ रहा है, इनका ऐसा मानना था। इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ जो सोल है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन है, हेवन की जो इमेजिनेशन है लोगों में, वो कैसा है। वो कहते हैं कि ये एक तरीके से रिलीजन के जो रिलीजियस पीपल है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एक रिलीजन का एक टूल है एक तरीके से, जिसको एक तरीके से लोगों के बिहेवियर को, उसके एथिकल वैल्यूज़ को, ठीक है, उसके इथिक्स को और उसके वो जो काम करता है सोसाइटी में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है ये सब चीज़। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है, ठीक है, और उसको कहते हैं और वो नेक्स्ट टाइम फिर सोल नहीं मर, जैसे कि एक धारणा है समाज में कि जैसे आत्मा है वो अमर है, वो मरती नहीं कभी, बॉडी मर जाता है, तो ऐसी धारणा तो होती है, और वो फिर स्वर्ग में जाता है आत्मा, फिर वहाँ जो यहाँ जैसा काम किया रहता है उसको वहाँ भी फिर वैसा ही फल मिलता है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ऐसी जो धारणाएं हैं, भले ये सच हो या ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट देती है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो कम से कम इस डर से, कम से कम फियर से, कि ईविल, इसको कहते हैं ईविल फियर से कहीं, तो वो कहीं ना कहीं गलत काम करने से सोसाइटी में रुक जाता है। तो इसको राजा राम मोहन राय मानते हैं कि ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं बस सोसाइटी के बस किसी तरह यूज़ में आ रहा है। ये रीज़न और लॉजिक पे ये बेस्ड नहीं है, लेकिन ये काम आ रहा है सोसाइटी के। उसी तरह ये आगे बढ़ते हैं, और जो रिलीजन में एक तरीके से चमत्कार का, एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि रिवलेशन का जो थ्योरी है, जो एक तरीके से रहस्य, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ है जो उसमें रहस्यात्मक है, जो कि एक पृष्ठ क्लास उसको बना के रखता है। और किस तरीके से ये सब चीज़ें जो एक जैसे कि ऐसा कहा जाता है कई रिलीजन में कि रिलीजन जैसे कि अवतारवाद की अवधारणा है, ठीक है, अवतारवाद है, और जो प्रॉफिट आते हैं और वो गॉड का एक तरीके से गॉड के जो मैसेंजर बन के आते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मीडियम हूँ गॉड और तुम्हारे बीच में, ठीक है, उस सुप्रीम बीइंग और तुम्हारे बीच में मैं एक मीडियम बन के आया हूँ। तो राजा राम मोहन रॉय इसको सीधे 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 इसको नकारते हैं, इसका क्रिटिक करते हैं, और कहते हैं कि वो सुप्रीम बीइंग जो सबको बनाया, ठीक है, जो सबका काउज है, जो सबका रीज़न है, उसको उसको मुझसे कनेक्ट होने के लिए किसी मेडिएटर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। हाँ, हमें उसकी उसकी नीड क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो सीधे तरह ये कहते हैं, नो नेसेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंटलिंग ऑफ द प्रॉफिट्स और रिवलेशन। Moreover, the concept of revelation was unacceptable because it was irrational and therefore false. वो क्लियर कह रहे हैं इन सब चीज़ों पे, जो जो आपके मीडिएटर बनते हैं, जो पृष्ठ क्लास आते हैं बीच में, वो कहते हैं कि नहीं, मैं प्रॉफिट हूँ, मेरी तो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरी डायरेक्ट बात होती है ईश्वर से, ठीक है, तुम मुझे कुछ दो, मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा। तो ऐसे चीज़ उसमें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने क्रिटिक किया और कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने रीजन से इस बात को सोचो, जो सुप्रीम बीइंग है, जिसके पास इतनी सारी पावर्स है, ठीक है, वो किसी मेडिएटर की तरह क्यों हमसे कांटेक्ट करेगा, क्यों मेडिएटर की ज़रूरत है हमें। तो वो इसको वो बताते हैं, और वो कहता है, वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं, जो प्रीस्ट क्लास है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये खुद से रिलीजियस डोगमास बनाते हैं, खुद से एक थ्योरी बनाते हैं, एक ऐसा इमेजिनेशन बनाते हैं जो कि इनके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करता हो, और ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट और ये जो इमेजिनेशन करके जो भी अपना इमेजिनेशन करते हैं वो लोगों को दे देते हैं, और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस रीडिंग से हट के, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ उस चीज़ को। हम लोग देखते हैं कि घर पे पंडित जी आए, वो हो गया, तो वो कह रहे हैं, आई तुम्हारे घर में बहुत अशांति लग रही है, ठीक है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसा करो, एक सोने का कुछ बना के हमको दान दे दो, हम उस मंदिर में जाके चढ़ा आएंगे, कि या फिर किसी ब्राह्मण को इसको दान दे दो, किसी पंडित को इसको दान दे दो। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये सीधे सीधे अपने एक तरीके से एक फॉल्सीफाई बात करके, एक तरीके से
वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, किसके नाम पे? उस सुप्रीम बीइंग के नाम पे खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो इसका वो बहुत अच्छे से क्रिटिक करते हैं। और जिस तरीके से एक ट्रेडिशन चलता रहता है कि जो कि आते हैं और कोई ईश्वर का ये अवधारणा दे रहा है, कोई ईश्वर का वो दे रहा है कि नहीं नहीं ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा काम करता है, गॉड ऐसे काम करता है, गॉड ऐसे काम करता है। तो इसमें एक कबीर का एक क्रिटिक है इस पे कि कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, कोई कहे गौ लोको है, कोई कहे शिव नगरी में साधु, थरा जुग जुग हाट बहेलो है। मतलब कह रहा है कि अरे ईश्वर भाई यहाँ नहीं है, वो जहाँ हरि रहते हैं ना उस उस वर्ल्ड में है। कोई कह रहा है अरे नहीं 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 इस वर्ल्ड में है, अरे नहीं नहीं जहाँ शिव का सिटी है ना वहाँ पे रहते हैं गॉड। तो कबीर इसको कहते हैं कि भाई इनका ये जुगो जुगो हाट बहेलो, मतलब हर जगह हाट मतलब मार्केट, या हर जगह अपना अपना दुकान खोले हुए बैठे हुए हैं, एक तरह से मार्केट लगी हुई है, कोई इस धर्म का दुकान खोला है, कोई उस धर्म का दुकान खोला है। तो इस तरीके से क्रिटिक करते हैं। तो राजा राम मोहन राय का भी आइडिया इसी तरीके से है, इसी तरीके का है कि किस तरीके से अलग अलग लोग ट्रेडिशनली आते जाते हैं, एक ट्रेडिशन फॉलो होता है एक तरीके से। कभी ये आया, इसने अपनी बात के लोगों से कुछ लोगों को प्रभावित कर लिया, अब उसका वो शोषण करेगा किस तरीके से। फिर दूसरे रिलीजियस लीडर आएंगे, वो अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो उसका शोषण करेंगे। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हम लोग इसमें रीज़न अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद को हम लोग इस बेस पे बस सुन लेते हैं। जब वो आदमी अकेला बोलेगा ना, बिना किसी सुप्रीम बीइंग के बेस को लिए हुए, तो लोग उसके बात को नहीं सुनेंगे, उसके बात को वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन जब वो किसी सुप्रीम बीइंग को अपने साथ लेके आता है, उसको अपने साथ जोड़ लेता है, तो लोग उसके बात पे विश्वास कर फेथ कर लेते हैं, क्योंकि वो फेथ रखते हैं सुप्रीम बीइंग पे। और वो जब खुद को सुप्रीम बीइंग का मेडिएटर बताता है, तो लोग उसके सारे बातों पे बिलीव कर लेते हैं और उसके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करते जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और ये कहते हैं कि जो जस्टिस का फ्रेंड होगा, जो फ्रेंड ऑफ जस्टिस होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान पाएगा। कैसे? रीज़न को अप्लाई करके। जैसे आपके सामने कुछ आता है जी, ये तो सुपर नेचुरल चीज़ है, ये तो आ, बिल्कुल अजीब व गरीब चीज़ है जो कि किसी से हो ही नहीं सकता है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही हो गया, एक मिरेकल हो गया है। तो इसको राजा राम मोहन राय कहते हैं कि किस तरीके से जो हमें चीज़ सुपर नेचुरल लगती है। हाँ, वो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आज से पहले जब साइंटिफिक रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब इस तरह से रीजन डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, हम लोग कई सारे जो नेचर में जो कई सारे फेमिना होते उसको उसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो हम लोग उसको क्या समझते थे? भाई ये तो ईश्वर का चमत्कार है, ये तो मेडिकल ऑफ गॉड है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने ह्यूमन पावर का यूज़ किए, जिस तरह से हमें अपने पावर के बारे में पता चला, और हम लोग के पास ऐसा लगा कि हम लोग के पावर है, हम लोग के पास पावर है कि जो जो नेचर में हो रहा है उसको हम लोग जान सकें, उसको हम लोग पहचान सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके उसके काउज को जान सकें। उसके काउज को डायरेक्ट हम लोग गॉड से नहीं जोड़े, बल्कि पहले खुद से इवेल्युएट किए, ठीक है, बाय द कैपेसिटी ऑफ आवर नॉलेज। तो उसको हम लोग जाने, तो हमें पता चला अरे इसका कारण तो ये है, इसका कारण कोई गॉड नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ पहले हमको ऐसा लगता था कि एक तरह से ये जादू है, एक तरह से मिरेकल है, बाद में पता चला इसके पीछे कुछ रीज़न है, इसके पीछे कुछ कारण है। तो इसीलिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय करते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल वाली कोई बात आती भी है, कुछ ऐसी चीज़ आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसकी इम्पेरिकली उसकी उसका एक तरीके से हम लोग उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। पहले उसको उसको अपने अपने रीज़न के फ्रेम में डालेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सही है या नहीं है, क्या ये चीज़ हमको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम तब तक रुकेंगे, उस पर फेथ नहीं रखेंगे, उसमें फंस नहीं जाएंगे, तब तक हम उसमें रुकेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं इसे और समझने का क्या करूँगा, ट्राई करते जाऊँगा, लेकिन मैं इस पर फेथ नहीं रखूँगा। तो इस तरह से राजा राम मोहन रॉय रैशनलिज्म एंड कॉजलिटी का मतलब कि कुछ के बदले जो होता है उसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। जब हम लोग कुछ नहीं जानते कि इसका कारण क्या है, जैसे पहले आसमान में जैसे कि बिजली चमक जाती थी, तो हमें लगता था कि अरे ये क्या है, ये एक तरीके से गॉड का है, गॉड हम लोग को पनिश कर रहे हैं, गॉड हम लोग से गुस्सा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसका काउज क्या है। तो इसी तरह वो इस बात पे वो कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको हमें जानना पड़ेगा।
ठीक है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमें एंगेज होना चाहिए इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से, और जो रिलीजियस डोगमास हैं उनको हम लोग को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ये और एक चीज़ से हमें बता रहे हैं, जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं रिलीजन में, मीनिंगलेस जो क्वेश्चंस हैं, उसमें एंगेज होने की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। मीनिंगलेस क्वेश्चन मतलब जैसे कि कोई ये कहे कि स्वर्ग में भाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ से है। जब आपसे कोई इस तरह के मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछे, एकदम मूर्ख जैसा क्वेश्चन पूछे, फूल जैसा क्वेश्चन पूछे, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे? क्या आप इसका आंसर खोजने जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें? नहीं करेंगे। कोई ये पूछे कि भाई ये बताओ डेथ के बाद क्या होता है, ऐसा सब जो एक तरह नॉन रिलेवेंस क्वेश्चन है, जो मीनिंगलेस क्वेश्चन है, इसमें राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे कोई नीड ही नहीं है ऐसे सब क्वेश्चंस को दिमाग में भी आने का, और इसका आंसर करने की कोशिश करने का, या फिर इसका आंसर ढूंढने का। और ये कहते हैं कि एक रीजनेबल मैन वही होगा, एक मैन ऑफ रीज़न जो है, एक रीजनेबल मैन वही होगा जो सभी चीज़ को रीज़न के फ्रेम में देखता हो, और उसको एम्पिरिकली चेक करता हो उस चीज़ को, और उस पर बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के उस पर फेथ या बिलीव नहीं रखता हो। ठीक है, इसीलिए तुहाफत में हमें जो देखने को मिलता है किस तरह से ये आइडल जो वर्शिप है, जो एक तरह से मूर्ति पूजा है, उसका ये किस तरह से उसको कहते हैं कि ये गलत है, ये किस तरह से ये रीजनेबल ही नहीं है। ये बिल्कुल ही आप कैसे किसी स्टोन का, वेजिटेबल्स का और बाकी सब ट्रीज़ का इस तरह से आप वर्शिप कर सकते हैं, कैसे इनमें मान सकते हैं कि इनमें वो सुप्रीम बीइंग रहता हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें बंगाल में हम लोग को देखने मिलती है काफ़ी ज़्यादा, और ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की चीज़ें थी कि हम लोग आइडल वर्शिप करते थे। और किस तरह से जो मूर्ति है, जो आइडल है, जिसको हम लोग जो बनाते थे, ठीक है, जो स्टोन है, उसमें किस तरह तरह के मिथ, जो एक मैथोलॉजी हम लोग क्रिएट करते थे कि इस दिन इस पे ये डालना है, इस दिन इस पे ये डालना है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। ठीक है, इसको सोना चाहिए, इस पे चढ़ाना है, इस पे इस तरीके का ये चढ़ाना है। तो इस सब चीज़ों का वो जो सोसाइटी में देख रहे थे, ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट एक अच्छी चीज़ से हुई होगी, जो कि हर सोसाइटी में होता है, हर कल्चर के साथ होता है, हर ट्रेडिशन के साथ होता है। जब वो स्टार्ट होता है तो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्ट होता है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ स्टार्ट होता है, एक फिलोसफिकल बेस के साथ स्टार्ट होता है। लेकिन टाइम टू टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें किस तरह से टाइम टू टाइम जब ये बढ़ते जाता है टाइम के साथ साथ, तो इसमें कई सारी जो है गलत चीज़ें आने लगती है, कई सारे ऐसे एलिमेंट आने लगते हैं जो इसे ख़राब करते हैं। ठीक है, जो इसे गंदा बनाते जाते हैं। तो उस टाइम तक जो ये आइडियल वर्शिप था वो ऐसा हो गया था, हमें नज़र आ रहा था कि किस तरह से वहाँ बिल्कुल सुपरस्टिशन एकदम पूरे अंदर तक चला गया है, और लोग उस मूर्ति में ही भगवान को मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट चीज़ है, और उसके लिए लोग कुछ भी कर देंगे। तो इन्होंने अवेयर किया लोगों को कि भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो सुप्रीम बीइंग है वो क्यों किसी स्टोन में रहेगा, किसी वेजिटेबल्स में रहेगा, किसी ट्रीज में रहेगा। तो इसको ये लोग तुहाफत में इसको ये जो है जो एंटी आइडोटली माइंडसेट रखते हैं। ठीक है, एक मूर्ति पूजा ये विरोधी थे। ये जब रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे थे सोसाइटी में, जब ये तरह तरह से लोगों से मिल रहे होंगे, जब अपने थॉट्स बता रहे होंगे, तो इन्होंने एक चीज़ देखा कि इनके पास कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि किस तरह से अगर आप रिलीजन को इस तरह से हटाएंगे, आप इस तरीके से इसको कंडेम्ड करेंगे, तो जो हमारे सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी तो रिलीजन से आ रही है। ठीक है, वो भी तो इसी कस्टम से आ रही है, इसी ट्रेडिशन से आ रही है। तो ये बताते हैं कि जो हमारा इथिकल और मोरल सिस्टम है, ठीक है, ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? ये लीड किया जाता है रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, रिलीजन के द्वारा। रिलीजन के मालिक कौन बन के बैठे हैं? वो बन के बैठे हैं रिलीजियस लीडर। ठीक है, तो ये कहते हैं ये किसी ऐसा नहीं है कि ये जो रूल्स आ रहे हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं सोसाइटी में, ये किसी सुपर बीइंग से आ रहे हैं। ठीक है, किसी सुपर अथॉरिटी से आ रहे हैं। ये सोसाइटी की नीड थी और सोसाइटी ने इसे खुद बनाया है। ठीक है, ये किसी सुपर नेचुरल पावर से नहीं आ रही है। ठीक है, जैसा कि ये रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस लीडर ये बताते हैं जो कि नहीं ये जो रूल्स हैं सोसाइटी में, ये जो चीज़ें हैं, ये तो
वहाँ से आ रही हैं, ये तो ईश्वर के पास से आ रही है, तो गॉड के पास से आ रही है, ताकि जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है वो बनी रहे, कोई उसे बदलने का प्रयास ना करे, कोई उसे चेंज करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो इसीलिए राजा राम मोहन इस पे कहते हैं कि जो इथिकल वैल्यूज़ आपकी सोसाइटी में बनी हुई है, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आपकी सोसाइटी में बनी हुई है, ये जो है ये कोई किताब से, ये कोई ईश्वर नहीं बनाया है। ठीक है, इसे किसने बनाया? इसे हम, ये सारे ह्यूमंस के द्वारा ही बनाया गया है। हर सोसाइटी की जो नीड होती है, हर सोसाइटी की जैसी नीड होती है वैसे वो रूल्स बनाते जाते हैं, टाइम टू टाइम वो बनते जाता है। ठीक है, रिजिडनेस कब आती है ऐसे रूल्स में? जब हम लोग इसको किसी सुप्रीम बीइंग के साथ जोड़ देते हैं कि सुप्रीम बीइंग ने एक बार कहा था आज से 1000 साल पहले, वही चीज़ अभी भी सोसाइटी पे अप्लाई होगा, तो इसको वो तोड़ते हैं कि नहीं नहीं, किसी सुप्रीम बीइंग ने नहीं कहा था, आज से 1000 साल पहले सोसाइटी की जो कंडीशन रही होगी, तो सोसाइटी के लोगों ने उसे अपने लिए बनाया होगा, अपने नीड के लिए बनाया होगा, उस टाइम की सोसाइटी के लिए। आज के सोसाइटी में वो रिलेवेंस नहीं है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, ये किसी सुपर अथॉरिटी से नहीं आ रहा है। तो ये एक आर्गूमेंट यहाँ पे ये देते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि अभी तक ये दो पॉइंट्स पे हम लोग इसको लेके समझे कि एक पॉइंट ये कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं ये मोनोथिज्म, ठीक है, और देइज्म, ठीक है, इन दोनों का साइड लेते हैं, इन दोनों की वकालत करते हैं, और इन दोनों पे वो अपना विचार रखते हैं कि हाँ ये दो चीज़ें जो सोशल रिफॉर्म में काम आ सकती है, और सोशल रिफॉर्म करने के लिए ये दो चीज़ें हमें चाहिए रिलीजन में। और जो आइडल वर्शिप है इसको वो बिल्कुल नकार देते हैं, इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं, सुपरस्टिशन को बढ़ावा देता है, आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये फिर और इसमें हमें रीज़न अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से रीज़न को कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देते हैं पूरी हर जगह पे, और ये कहते हैं कि हर मैन को किस तरह से रीजनेबल होना चाहिए, हर चीज़ की एम्पिरिकली जो हम लोग को पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद उस पर बिलीव करना चाहिए। और आगे आगे हम जानते हैं कि कोई भी जो थिंकर होता है, ठीक है, वो एक किस तरह से किसी को पढ़ता है, किसी को जानता है, सोसाइटी को समझता है, किससे वो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो फिर इन्फ्लुएंस होता है और फिर वो उसके विचार लेके सबके सामने आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे ये देखेंगे कि एन पन्नीकर इसमें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से किस किस इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस रहा है राजा राम मोहन रॉय के साथ, और किन किन चीज़ों ने उसके बाद उनके जो थॉट्स हैं उनको इफेक्ट किया है। तो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस में सबसे पहले ये जानेंगे, जैसा कि आपको बातों से भी लगा होगा अभी तक के इनसे, कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के थियोलॉजीज की इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से को जाना था, बहुत अच्छे जानकार थे इस चीज़ के। और जो खास करके जो तुहाफत में जो इनकी जो आपको थॉट्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सूफिज़्म और इस्लाम इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तो सूफिज़्म और इस्लाम जो कि इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था, और जो उनकी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ा था। ये पटना गए थे, वहाँ पे इन्होंने अरेबिक सीखा, पर्शियन सीखा। ठीक है, तो इनको काफ़ी सारे भाषाओं का भी ज्ञान था, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। साइंस की जो नॉलेज होती है वो भी इनके पास थी, और साथ ही साथ जो जो ग्रीक फिलॉसफी थी, जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस था ग्रीक का, प्लेटो और एरिस्टोटल, उनको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था। और जो हम लोग ये देखते हैं कि जो यूरोपियन एम्पिरिकल फिलॉसफी है, जो 1803 से ये इंट्रोड्यूस होते हैं इससे, तो उसको ये किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने इस तरीके से, जो रिलीजन में रीज़न अप्लाई करने के लिए। तो ये सब इन्फ्लुएंस करता है इनको, और इनके थॉट्स को एक तरीके से शेप देता है ये सारे थिंकर्स, इंडियन ट्रेडिशंस में भी, यूरोपियन वेस्टर्न ट्रेडिशन में भी। जो ट्रेडिशन वेस्टर्न ट्रेडिशन जो एक ट्रेडिशनल वेस्टर्न था, वो उनको भी इन्होंने फॉलो किया था, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, उनसे भी इन्होंने कुछ थॉट्स लिए थे। तो आप देख सकते कितना डाइवर्स एरिया है इनके इन्फ्लुएंस का। ये किसी एक जगह से, किसी एक पार्टिकुलर जगह से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कि ये वेस्टर्न ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुए थे या फिर इंडियन ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, या फिर ये पर्सिया के ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन है, वेस्टर्न ट्रेडिशन है। तो
कई सारे ट्रेडिशन से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी ये इनके थॉट्स को किस तरह से शेप करता है। और ये जो रैशनलिज्म है, ऐसा कहा जाता है रैशनलिज्म जो इन्होंने सीखा है, जो रैशनलिज्म की जो थॉट्स आई, जो इस तरह के जो रैशनल हैं, ये इनको सूफिज़म से आया है। ये सूफिज़म से इन्होंने सीखा, सूफिज़म से ये चीज़ लिया। और आगे हम लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिबेट होते रहता है कि इनकी जो आइडिया है वो मेजरली आया कहाँ से, वो कहाँ से आया, ये देसी है, डेरिवेटिव है, जो डिस्कोर्स है देसी डेरिवेटिव का, उसमें ये कहाँ ये फिट बैठते हैं। तो इस पे एक सुमित सरकार का इन्होंने केन पनिकर ने यहाँ कोट डाला है। सुमित सरकार हैज़ rightly said it would be unhistorical to attribute Rajaram Mohan Roy rationalism entirely to a knowledge of progressive western culture। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते ये वेस्टर्न कल्चर से सिर्फ इन्फ्लुएंस थे, यह ना अनहिस्टोरिकल होगा। ठीक है, ये किस तरीके से हिंदू, इस्लामिक, ग्रीक्स, सूफी, इन सब इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से ये जो है ये प्रभावित हुए थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनके एक अर्ली थॉट्स थे और एक लेटर थॉट्स हैं। लेटर थॉट्स मीन्स एक शिफ्ट आता है इनके थॉट्स में, एक शिफ्टिंग आता है, एक चेंज आता है इनके थॉट्स में, जो कि इसमें कई आइडियाज़ जो इस वफ़ात में बताते हैं कि आगे चल के चेंज होता है। वो शिफ्टिंग का पीरियड होता है 1815। हाँ, 1815 के पीरियड, लेटर 1815 का जो पीरियड होता है, उसमें ये थॉट्स चेंज होते हैं इनके। और हम लोग इसमें देखते हैं इसका कारण क्या था, क्योंकि ये 1815 के बाद हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उनके तरफ इनका ज़्यादा एक तरीके से ये ध्यान देते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं। खास करके जो फिलॉसफी ऑफ वेदांता है, आप याद कीजिए विवेकानंद जो रिलीजियस जो एक फिलॉसफी लेके आ रहे हैं रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, वो भी वेदांत है। और जो राजा राम मोहन राय जो फिलॉसफी लेके आ रहे हैं रिलीजियस रिफॉर्म के लिए, वो भी वेदांत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन रिफॉर्मिस्ट में, तो वेदांता का जो फिलॉसफी है, वेदांता का जो कॉन्सेप्ट है, वो कितना ज़्यादा रिलेवेंस है। तो इनके एक तरीके से शिफ्ट ये करते हैं एक तरीके से। और जो रिलीजियस प्रॉब्लम, तो आफत में आप देखेंगे कि ये मोर फोकस करते हैं रिलीजियस प्रॉब्लम पे, कि रिलीजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। आगे ये रिलीजन को समझने का प्रयास करते हैं, इस समझते हैं रिलीजन होना कैसा चाहिए। प्रॉब्लम तो है, लेकिन रिलीजन को होना कैसा चाहिए, हम एक कैसा रिलीजन बनाए जो कि एक यूनिवर्सल हो एक तरीके से। ठीक है, जो यूनिवर्सल सुप्रीम बीइंग है उसको एट्रीब्यूट कर सके एक तरीके से। तो ये आगे चलते हैं, तो इनमें ये शिफ्टिंग आता है रिलीजियस प्रॉब्लम सेट के। ये रिलीजन को समझने का प्रयास करते हैं, रिलीजन को जानने का प्रयास करते हैं। और इसी सीरीज़ में इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं हमें चेंजिंग नज़र आता है। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। वो सबसे पहले वेद के बारे में बताते हैं कि जो वेद है, ठीक है, वो किस तरीके से एक बेस है, जो एसेंस है हिंदू रिलीजन का, वेद। और वेद जो है वो एक तरीके से इसमें जो कहते हैं ये जो है ये गॉड मेड है एक तरीके से, इसे गॉड ने बनाया। इसमें जो नियम है, इसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं गॉड के एक तरीके से आदेश हैं, एक तरीके से गॉड ने बोला है ये रूल्स और रेगुलेशन, जो कि वेद में, जो कि आप देखते हैं कितना ज़्यादा वो मिसमैच करता है तुहाफत के उससे। तुहाफत में उन्होंने जो बात की उससे कितना डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो वेद में ये काफ़ी ज़्यादा वो मतलब बिलीव करते हैं। और एक ये इंट्रोडक्शन ऑफ केन उपनिषद लिखते हैं, मतलब देते हैं केन उपनिषद का इंट्रोडक्शन। उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि जो रीज़न और रिलीजन, ठीक है, जो रीज़न है और ये रिलीजन है, ये पेज नंबर 185 पे आपको ये मिलेगा। जो रीज़न और रिलीजन है, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल इसमें संघर्ष होता रहा है। ठीक है, ये रीज़न है रिलीजन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये हम जानते हैं कि जो रीज़न है, ठीक है, जो रैशनैलिटी है, ठीक है, ये हम लोग को कहीं ना कहीं एक हम लोग का ये मार्गदर्शक है। ठीक है, मतलब हमें ये आगे का रास्ता दिखाता है। ठीक है, और एक सही रास्ता दिखाता है रीज़न। लेकिन हम इससे अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते सिर्फ ओनली रीज़न से। और हर जगह ये रीज़न अप्लाई हो भी नहीं सकता है। ये इस बात को करते हैं कि हर जगह हम इस रीज़न को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और
वो इस तरीके से जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, इसको वो रैशनलिज्म के जो सैंक्शंस हैं उससे वो दूर कर देते हैं कि नहीं, इस पे रैशनलिज्म नहीं हमें करना चाहिए, इस पे रैशनलिटी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने रीजन से इसको इंटरप्रिटेट करने का प्रयास करना चाहिए, इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया रिलीजियस टेक्स्ट को, बल्कि इन्होंने रीजन से इसको री इंटरप्रिटेट किया। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने जो काम किया वो कि जो उनके जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इनको इन्होंने उनके बात को सही करना, ठीक है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं उनके बात को सही करना, और लोगों को, जो पीपल्स हैं उसको, जो कंट्री मैन है उसको, जो रियल रिलीजन है, ठीक है, उसको रियल रिलीजन के बारे में बताना। ये बहुत आसान होता है कि आप जो कोई रिलीजन में कुछ और गलत चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको तुरंत नकारते हैं, हटाओ, रिलीजन ख़त्म कर दो, रिलीजन को ही ख़त्म कर दो। ठीक है, रहेगा ही नहीं तो गलत चीज़ आएगी ही नहीं। हम लोग इसको नहीं समझते हैं कि रिलीजन है, इसका कुछ कारण है, ठीक है, इसका कुछ काउज है, लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी इसकी, तभी से बनाया गया है। अगर आप एक रिलीजन को ख़त्म करेंगे तो दूसरा रिलीजन जन्म लेगा, कुछ समय तक वो सही रहेगा, फिर उसमें कुछ गंदगियाँ आ जाएंगी, फिर उसमें कुछ खामियाँ आ जाएंगी। तो हमें समय समय पर उसे साफ करना पड़ेगा, उसे क्लीन रखना पड़ेगा अपने एफर्ट से उसमें हम लोग बार बार जाकर रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये थॉट चेंजिंग आई राजा राम मोहन राय के थॉट्स में। पहले वो तुआफत में क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, सब आप इतने प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं उसको, हटाओ, इस प्रॉब्लम का जड़ ही रिलीजन है, इसको हटा दो, रिलीजन को ही हटा दो, जैसा कि मार्क्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कहीं से आज रीजन हट नहीं पाया, इसका कुछ रीज़न होगा, तो उसे समझने की हमें ज़रूरत है। और हमें रिलीजन अगर है, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हम उसमें रिफॉर्म कैसे करें। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग चीज़ है, क्योंकि आपको तब प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, तब आप आइडियल नहीं बन सकते, आइडियलिस्टिक थॉट्स नहीं रख सकते, क्योंकि आपको रियल सोसाइटी में जाके रिलीजन को रिफॉर्म करना है। तो यही वो कहते हैं कि ये वही किए कि डिफेंड किए, पहले तो ये डिफेंड किए हिंदू रिलीजन को, फिर जो डोगमास थे उनको, डोगमास थे सोसाइटी में, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है, इन्होंने कहा देखो तुम्हारे ही जो स्क्रिप्चर है वो इसकी गवाही नहीं देते। जैसे इन्होंने सती प्रथा में की, जो सती होती थी उसको इन्होंने स्क्रिप्चर के मीडियम से ही जो है उसको रिजेक्ट किया, उसे कॉन्सेप्ट को। तो लोग इनके अगेंस्ट भी नहीं खड़े हो पाए कि ये भी तो स्क्रिप्चर की बात कर रहा है, एक ट्रू रिलीजन लेके आ रहा है, एक सच्चे धर्म से लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, एक रियल रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने शिफ्टिंग हुआ कि ये इन्होंने जो रिलीजियस सुपरस्टिशन था इसको दूर करने के लिए रिलीजन को ही इंस्ट्रूमेंट बनाया, और ये बताया कि जो हिंदू रिलीजन है, ठीक है, ये कोई सुपरस्टिशन है नहीं वास्तव में, ठीक है, रियलिटी में ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये तो समय के साथ आया। ठीक है, इसमें तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें जाननी चाहिए, इस तरह से रैशनलिटी है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये आगे और भी कुछ चीज़ कोट करते हैं कि जो यूनिटी ऑफ गॉड है वो वेदांत की फिलॉसफी में, वो हिंदुज़म में है, एक यूनिटी ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि हमें कई सारे जो रिलीजियस क्लासेस होते हैं इससे हम लोग को बचा सकता है। ठीक है, और ये कुछ कहते हैं जैसे कि ये एक जो कहते हैं ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ नॉट एज ए रिफॉर्मर और अ डिस्कवरर बट मेरली एज अ डिफेंडर ऑफ हिंदुइज्म एंड क्लेम्ड नेवर advanced on religious controversy any argument which was not founded upon the authorities of the Vedas and its celebrated commentators। मतलब किस तरीके से इन्होंने जो रीज़न लिया क्रिटिक करने की जो रिलीजन, वो भी इन्होंने वेद से लिया, उपनिषद से लिया, वेदांत से लिया। ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यूज देते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स को, और ये कहते हैं कि जो डोगमाज हैं सोसाइटी में, जो सुपरस्टिशन है सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए ये टेक्सेस ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये इस पे एम्पैथाइज, बहुत ज़्यादा एम्पैथाइजिंग करते हैं कि हमें स्क्रिप्चर से दूर नहीं जाना है। ठीक है, हमें रिलीजन को नकार नहीं देना है, इसको छोड़ नहीं देना है।
बल्कि इसमें रह के इसमें रिफॉर्म करना है, ठीक है। रीजन को भी छोड़ नहीं देना है, और लेकिन ये भी जानते रहना है रीजन की लिमिट कहाँ तक है। लेकिन आगे चल के इनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम था कि इन्होंने आइडल वर्शिप को जो है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और और हम ये जानते हैं कि जो वेद हैं और जो वेदांत है, इसमें तो आइडल वर्शिप की कुछ है नहीं, कुछ जगह है भी नहीं आइडल वर्शिप की। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन बाद में इन्हें पता चला, इन्होंने ये कहे कि जो आइडल वर्शिप है कहीं ना कहीं उसकी समाज में ज़रूरत है, कहीं ना कहीं, ठीक है। एज एज अ सिंबल ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये कहते हैं ये पूरी तरह से यूजलेस नहीं है आइडल वर्शिप, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि इससे सुपरस्टिशन को हटाना है, ठीक है। ये एक मीडियम है आइडल वर्शिप, कहाँ तक, सुप्रीम बीइंग तक के जाने के लिए, ठीक है। सुप्रीम बीइंग के जाने के लिए एक मीडियम है। और वो लोग जो कि सीधे सुप्रीम बीइंग को नहीं समझ सकते, ठीक है। सोसाइटी में हर, तो सब कोई तो इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, जो आपकी हर जो आइडियाज़ हैं, जो उस उस अदृश्य सुप्रीम बीइंग को समझ सके, उसको जान सके, ठीक है। तो एक जो जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है, जिसके पास लिमिटेड थॉट्स है, वो कैसे उसको समझ पाएगा। तो उसके लिए ये आइडल वर्शिप को ये कहते हैं कि नहीं, उसके लिए ये ठीक है। और कहीं ना कहीं रिलेवेंस मानते हैं इसका आइडल वर्शिप को टोटली यूजलेस, जो कि इन्होंने तुआफत में कहा था, उससे वो उसको ये चेंज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये टोटली इन रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं किस तरह से शिफ्टेड हो जाता है इनका थॉट्स का, किस तरह से आप तुआफत में ये टोटली रिजेक्ट करते हैं आइडल वर्शिप को, और आगे चल के जब वेदांता से इंट्रोड्यूस होते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेवेंस मानते हैं आइडल वर्शिप का सोसाइटी में, लेकिन रीजन के साथ। मतलब उस आइडल वर्शिप के साथ कोई सुपरस्टिशन नहीं आना चाहिए। तुम सुप्रीम बीइंग को जानते रहो, समझते रहो, उसके साथ आइडल वर्शिप चलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अपने टर्म में बता रहा हूँ। इन्होंने तो सीधे कहा कि जो सुप्रीम बीइंग, ठीक है, को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, उसके लिए एक लिमिटेड सेंस में, ठीक है, वो आइडल वर्शिप है, ठीक है। ताकि धीरे धीरे समझते समझते वो सुप्रीम बीइंग को समझ सके धीरे धीरे, ठीक है। ये पूरी तरह से आइडल वर्शिप यूजलेस नहीं है, लेकिन रीजन के साथ होना चाहिए आइडल वर्शिप, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया, ठीक है, सोसाइटी में। एक तरह से थॉट्स में किसी शिफ्टेड आप लोग देख सकते हैं। तुआफत से इन्होंने जो इनका जो कह सकते हैं आप मिलिटेंट रैशनलिज्म था, ठीक है, उसको इन्होंने छोड़ दिया, जो कि इन्होंने तुआफत में था, मिलिटेंट रैशनलिज्म छोड़ दिया। तो केन पनिकर इसमें एक लास्ट में एक रीज़न भी देते हैं कि ये इनके थॉट्स में चेंजेस आए, ये आए क्यों, ठीक है, ये आए कैसे, ठीक है। कहीं कुछ और रीज़न तो नहीं है, ठीक है। तो और रीज़न में ये इस तरीके से बताते हैं कि एक ये प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया था इनका, ठीक है। इनको सोसाइटी अपने एक थिंकर होता है जो आइडियाज़ बनाते हैं, अपने तक रखते हैं, वो किताब लिखते हैं और छोड़ देते हैं, ये उनके आइडियल सिचुएशन है। राजा राम मोहन राय को जो ये सोच रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, इसको सोसाइटी में जाके अप्लाई करने थे, इसको प्रैक्टिकली करना था। जैसे कि गांधी जी का आइडिया है, वो किस तरीके से प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं, वो आइडियलिज्म में नहीं जीते, वो जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको जाके करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो इनको भी वही करना, प्रैक्टिकली करना। तो आप जिस सोसाइटी में जाके काम कर रहे हैं उस आइडियाज़ को लेके, पहले आपको उस सोसाइटी को जानना पड़ेगा, सोसाइटी है कैसा। इनके जो रेडिकल थॉट्स थे रीजन को लेके, क्या उस समय का जो कलकत्ता का जो सोसाइटी था वो इसको एक्सेप्ट करता, ठीक है। और वो क्या इस तरीके से रिफॉर्म के लिए रेडी था, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो कलकत्ता की सोसाइटी को इस तरह से कैंप पढ़कर बताते हैं इसमें कि किस तरह से सिटी का डेवलप हो रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था वहाँ पे, ब्रिटिश रूल था, सिटी का डेवलपमेंट चल रहा है, और किस तरीके से जो वहाँ एलीट ग्रुप बन रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पावर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल रहा है, या फिर कुछ वर्ग के हाथ में, कुछ क्लास के हाथ में वहाँ पावर जा रहा है, ठीक है। और जो कलकत्ता सोसाइटी थी उस टाइम की, उस समय की जो ब्रिटिश सोसाइटी पूरी इंडिया की, मतलब इंडियंस एलीट का वो सेंटर था कलकत्ता, इंडियन एलीट का वो सेंटर बन चुका था कलकत्ता। तो कितना इंपॉर्टेंट वो सिटी था। अब वहाँ राजा राम मोहन राय रह रहे हैं, वहाँ वो रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, वहाँ थिंकिंग कर रहे हैं, वहाँ से उनके थॉट्स आ रहे हैं। तो ये सोसाइटी उनको कितना वो करता है, और किस तरीके से वहाँ कॉलेजेस बन रहे हैं, और जो
वेस्टर्न ट्रेडिशन, जो वेस्टर्न कल्चर है, उससे वहाँ के लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो एक वर्ग था वहाँ पे, ठीक है, वो इसको देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आया, काफ़ी ज़्यादा इस पर थिंकिंग किया कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो बंगाल के ट्रेडिशन, जो इंडियन ट्रेडिशन है, इनका क्लैश किस तरह से हो रहा है मॉडर्न ट्रेडिशन से। क्योंकि जब दो ट्रेडिशंस आएंगे तो उनके बीच में क्लैश होगा ही होगा। तो वो क्लैश को देख रहे थे उस टाइम, और एक पूरा वर्ग खड़ा हो गया था जो कि इस चीज़ को देख रहा था, उस चीज़ पे वो चिंता व्यतीत कर रहा था कि टेंशन हो रही थी कि इस तरह से इंडियन ट्रेडिशन का क्या होगा। ठीक है, ये मॉडर्निटी आ रही है, जो विलेज की ट्रेडिशंस हैं, वहाँ से जो विलेज की ट्रेडिशन है वो जब सिटी में आ रहे हैं उनके, और जो मॉडर्निटी है वो उनको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें आ रही थी। तो राजा राम मोहन राय भी उसी वर्ग से आते थे, तो इनको कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशंस को अच्छा दिखाना था। ठीक है, इसके इंडियन ट्रेडिशंस की जो वैल्यू है उसको बताना था। ठीक है, इससे लोगों को जागरूक करवाना था। ठीक है, कि आप जो सोसाइटी में रिफॉर्म कर रहे हैं, आप जो सोसाइटी में रिफॉर्म कर रहे हैं, इसका आप बेस बनाएंगे किसको? वेस्टर्न ट्रेडिशंस को, वेस्टर्न मॉडर्निटी को, या फिर इंडियन ट्रेडिशंस को। तो इन्होंने चुना इंडियन ट्रेडिशन को, और उसको इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया, और अपने मोनोथिज्म को इन्होंने को एक बेस बनाया। ठीक है, देइज्म को इन्होंने बेस बनाया, और उससे सोसाइटी में रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, उससे सोसाइटी के लोगों को समझाना शुरू किया उनके स्क्रिप्चर्स के बेस पे। ठीक है, उससे वो अलग नहीं दिखे, क्योंकि जब आप लोगों को रिफॉर्म करने जाते हैं उनसे अलग होके, तो उनका जो रिएक्शन होता है आपके प्रति वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उन्हें ये लगना चाहिए कि आप उनके लोग हैं और आप सच में, ठीक है, उनका बेनिफिट चाहते हैं, तभी वो आपकी बातें भी सुनेंगे, नहीं तो वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो इन्होंने किस तरह से ह्यूमन फीलिंग्स को जाना, जो सोसाइटी में जो ह्यूमन्स हैं उनकी फीलिंग क्या है, जो रिलीजियस फीलिंग है वो क्या है, इनको इनकी इन्होंने नॉलेज ली, और उसके बाद ये रिफॉर्म करके आए। और इसीलिए हमें ये देखने मिलता है कैसे प्रैक्टिकल इनका रिफॉर्म हो पाया, और ये कैसे प्रैक्टिकली ये रिफॉर्म कर पाए सोसाइटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच पाए। और साथ ही नहीं, जब इनका डेथ हो गया इसके बाद भी इनके जो लेगेसी है, इनकी जो लेगेसी है, इनको कई लोगों ने आगे बढ़ाया। और इस तरीके से बंगाल जैसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी उस समय की, जो रेजिस सोसाइटी थी उस समय, सुपरस्टिशियस सोसाइटी थी उस समय की, उनको रिजॉल्व करने में जो टेंशन्स थे, तो उसको रिजॉल्व करने में इनके थॉट्स कितने ज़्यादा यूजफुल हैं, तो उसको हम लोग समझा। तो पूरी तरीके से केन पनिकर यही बताना चाह रहे हैं। और लास्ट में पूरी से बंगाल का लास्ट पेज में देखेंगे ये जो सोसाइटी उसकी कैसी थी, कैसी इकोनॉमिक पोजिशन उसका कैसा था, और ये सब किस तरह से जो थॉट शिफ्टिंग है उसमें किस तरह से एक रीज़न बना। तो इसको आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से रीडिंग का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग देखेंगे जो अर्ली थॉट्स है राजा राम मोहन राय के, वो कितने रेडिकल थे, किस तरीके से, जो कि तुआफत में हम लोग को देखने मिलता है, जो सूफीज़म इस्लाम से किस तरह से प्रभावित था, और जो लेटर थॉट्स हुए जो कि कहीं ना कहीं हिंदू स्क्रिप्चर से, जो वेदांता की फिलॉसफी है उससे वो किस तरीके से उसने राजा राम मोहन रॉय को प्रभावित किया, और उन्होंने अपने थॉट्स में चेंजिंग लाया। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में रिफॉर्म करना था, एक प्रैक्टिकल थॉट्स, एक प्रैक्टिकल आइडिया लेके जाना था सोसाइटी में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या शिफ्टिंग आया, क्या बंगाल की सोसाइटी कैसी थी, और उन्होंने किस तरह से शिफ्टिंग में राजा राम मोहन राय को एक तरीके से एक रीज़न बना शिफ्टिंग, थॉट शिफ्टिंग का। तो ये पूरे तरीके से आर्टिकल है। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं एक अच्छे तरीके से इसको समझा सकूं, और फिर जैसा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे वीडियोस अगर कभी और मौका मिले मैं बनाऊं तो उसमें मैं कुछ सुधार कर सकूं, कुछ खुद से रिफॉर्म कर सकूं। तो थैंक यू।